बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछली बार स्टार्ट किया था थोड़ी डिस्कशन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स पे। अभी हम आज फॉर्मली उसको शुरू करते हैं और देखते हैं उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव को शुरू करते हुए समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्वांटिटेटिव को पहले देखें कि वो क्या था, ताकि उससे कंट्रास्ट कर सकें क्वालिटेटिव मेथड्स को। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास पहले से एक्सेस और वाइज का एक प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप मौजूद होता है। वो थ्योरी के अंदर भी मौजूद हो सकता है, उसके बारे में ऑलरेडी किसी और सेटिंग में पब्लिकेशंस भी हुई हो सकती हैं, और अब वो एक जनरल नॉलेज भी हो सकती है लोगों की, आपकी, किसी और ग्रुप की। फिर जब आपके पास मौजूद होते हैं ये वेरिएबल्स और उनका रिलेशनशिप, फिर आप एक पर्टिकुलर तरीके से वेरिएबल्स के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि वो थ्योरी को कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। और डेटा कलेक्शन के भी मेथड्स तकरीबन सिक्का बंद हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर। क्वालिटेटिव मेथड्स का सबसे पहला जो फ़र्क है वो यही है कि क्वालिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव रिसर्च के कोई सिक्का बंद या कोई इस्टेब्लिश तरीका मौजूद नहीं है। वो ये इंतहाई कॉन्टेक्चुअल रिसर्च होती है और आप अपने सवाल पे डिपेंडेंट होता है कि आप उसका जवाब किस तरीके से निकालेंगे, और भी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, तो थोड़ी देर में देखते हैं। तो इसीलिए फिर इसी चीज़ से ये एक कह लें चैलेंज स्टेम करता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को पढ़ते हुए फिर आपको कोई आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट या स्पेसिफिक तरीका मौजूद नहीं है। बस ये हो सकता है कि आप उसके आर्टिफैक्ट्स देखें, उसकी थ्योरी को पढ़ें और फिर मुख्तलिफ केसेस को देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास वो सवाल आए, जो सिचुएशन आए वो टोटली मुख्तलिफ हो, और आप उसको रिसर्च कर रहे हो तो उस तरह की प्रॉब्लम की पहले कोई आपको नज़ीर ना मिले और आपको एक नए तरीके से करना पड़े। तो बेसिक फ़र्क क्या है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स में एक्सप्रेस होती है, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस होती है। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो थ्योरीज को कंफर्म कर रही होती है, टेस्ट कर रही होती है, थ्योरीज पहले से मौजूद होती हैं या अजम्पशंस को। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस। यानी पहले से ए प्रायोरी थ्योरी मौजूद नहीं होती है, एसेंशियल नहीं है लेकिन जनरली मौजूद नहीं होती है। एक और बड़ा फ़र्क ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, या एन ज़्यादा होता है, या नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट ज़्यादा होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में कम होते हैं। तो उसी से फिर एक कह लें कि करोलरी निकलती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो इन डेप्थ नहीं होती है, रिलेटिवली टॉपिकल होती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च काफ़ी इन डेप्थ होती है, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट कम होते हैं और आप एक एक को काफ़ी डिटेल में देखते हैं। अब मेथड्स जनरली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं, यानी नंबर्स वाली रिसर्च में, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो प्योर इंजीनियरिंग की सिचुएशंस होती हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनको आप रिकॉर्ड एज नंबर्स ही करते हैं, जैसे आपके लेकट स्केल वगैरह, या इतने लोगों ने जवाब दिया, इतनों ने नहीं दिया, इतनों ने हाँ कहा, इतनों ने नहीं कहा, इतनों की एज इतनी है, इतनों की एज इतनी है। और सर्वेज होते हैं जिनके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी वो ऐसा नहीं होता कि रिस्पोंडेंट की जो मर्जी उसमें बोलता रहे। आप उसको उसमें जनरली ऑप्शंस देते हैं, और अगर आप उसको एनी अदर की ऑप्शन भी देते हैं तो वो भी बड़ी लिमिटेड सी, आप एक दो लाइनों के ऑप्शन देते हैं उसको। जबकि क्वालिटेटिव मेथड्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर आप इंटरव्यू भी करते हैं तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी रिस्पोंडेंट जो है वो अपनी मर्जी से लंबा या छोटा या कुछ और एंगल के साथ भी, यानी आपके सवाल तक महदूद ना रहते हुए भी जवाब दे सकता है। जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो आप नंबर्स में नहीं लिखते हैं, वो आप वर्ड्स में लिखते हैं, क्योंकि टोटल अगर 4 5 6 ही सब्जेक्ट्स हैं तो आप क्या नंबर्स में लिखेंगे। और लिटरेचर रिव्यू एक बहुत बड़ा मेथड है इसका, जो कि आइडिया ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखें कि
ऑलरेडी क्या नॉलेज मौजूद है उसको। एज सच थ्योरी मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं हर एक्सपेरिमेंट की क्वालिटेटिव मेथड्स में। थ्योरी तो आप उसको तब कहते हैं जब कोई कॉमन सेटिंग्स हो और आप उसके ऊपर उसको ए प्रायोरी बेस बना के उसके ऊपर बिल्ड कर सकें। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस भी लिखे हैं। फोकसेस ऑन टेस्टिंग थ्योरीज, एनालाइज थ्रू मैथ एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव mainly expressed in numbers, graphs and tables, requires many respondents, closed MCQ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे की टर्म्स है आपकी टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लिकेबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अभी थोड़ी देर में हम इसको मजीद देखते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि रियलिटी कोई एक फॉर श्योर मौजूद है और आपने उसको डिस्कवर करना है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी इसका ऑपोजिट होता है और इसका मतलब होता है कि रियलिटी हर कोई अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड करता है। तो रियलिटी जो है वो फॉर श्योर मौजूद नहीं है, कॉन्टेक्सचुअल है। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक जगह पे रिसर्च करें तो उसको किसी और जगह पे भी उसी तरह लागू किया जा सके। दूसरी तरफ देखें क्वालिटेटिव में तो फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज एंड फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी और हाइपोथेसिस। यानी वहाँ थ्योरी मौजूद थी, यहाँ पे एक्सप्लोर करके थ्योरी बनाई गई। एनालाइज्ड बाय समराइजिंग, कैटेगराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। यानी यहाँ मैथ्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप चीज़ों को थीमेटिक एनालिसिस वगैरह करते हैं और जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, रिक्वायर्स फ्यू रिस्पोंडेंट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। की टर्म्स इसकी है अंडरस्टैंडिंग, यानी आप इन डेप्थ चीज़ को समझें। कॉन्टेक्स्ट, यानी हर सिचुएशन मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं है कि हमने सबसे कोई कॉमन सवाल पूछ लिया और देख लिया कि कितने हाँ में और कितने ना में जवाब दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें। और सब्जेक्टिविटी जैसे हमने बात की। अब डेटा कलेक्शन मेथड्स जो हैं, आप किसी रिसर्च में क्या यूज़ करेंगे ये आपके रिसर्च क्वेश्चन पे या आपके रिसर्च प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मेथड्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनमें आप जिनको क्वालिटेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव सेंस में भी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू जो है अगर ओपन एंडेड हो जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्लोज्ड एंडेड हो जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इसी तरह सर्वे जो है, अगर आप उसमें लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस दें कि अपना ओपिनियन डिटेल में बताएं तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनको लेकर स्केल पे कहें कि नहीं इसी में जवाब दो तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। इसी तरह ऑब्जर्वेशंस जो हैं, अगर आप उनको ऐसे रिकॉर्ड करें जैसे वो ऑन ग्राउंड हैं तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक चेक लिस्ट है, आप खुद ऑब्जर्व करके उसमें टिक कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दोनों तरीके से यूज सकते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। लेकिन स्टिल जनरली कुछ मेथड्स होते हैं जो सूट करते हैं किसी एक को या किसी दूसरे को। जैसे लेकर्ट स्केल फॉर श्योर सूट करता है क्वांटिटेटिव को, जैसे केस स्टडीज फॉर श्योर सूट करती हैं क्वालिटेटिव को। तो अगर हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं। जैसे क्वांटिटेटिव की एग्जांपल्स हमने लिखी हुई हैं सर्वेज। सर्वे का प्रॉब्लम ये होता है कि इवन अगर आप खुद भी एडमिनिस्टर करें तो पहले से क्लोज्ड एंडेड जनरली क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, और आप उसको ऑनलाइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं, और फोन या किसी और को भी भेज सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्वांटिटेटिव में किए जाते हैं जहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है और बाकी वेरिएबल्स पे उसका असर देखा जाता है। जनरली इंजीनियरिंग या मेडिकल या बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्वांटिटेटिव, अब यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट्स इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब लेकिन आप डेटा कैसे रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशंस में, तो वो फिर उसको क्वांटिटेटिव बना देता है। वरना अगर आप उसकी नेचुरल सेटिंग्स को फॉर एग्जांपल वीडियो में रिकॉर्ड कर लें तो वो फिर क्वालिटेटिव बाय नेचर हो जाएगी। क्वालिटेटिव में एग्जांपल्स दी हुई है इंटरव्यूज, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस के इंटरव्यूज। फोकस ग्रुप्स, जिसमें कुछ लोगों को
आप एक टॉपिक देते हैं और उनका ओपिनियन उसमें लेने की कोशिश करते हैं, उनकी यूजुअली आपस में डिस्कशन की बुनियाद पे। एथनोग्राफी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उनकी अपनी नेचुरल सेटिंग्स में एक लंबे टाइम के लिए ऑब्जर्व करना और फिर उनके बिहेवियर्स या उनके किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में फिर कोई रिजल्ट निकालना। और लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि आप दूसरों के कामों को समराइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे हमने पहले भी बात की थी, हम एक टर्म यूज करते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में जो रिसर्च हुई है उसको पूरे का पूरा अहाता कर लेना, एटलीस्ट किसी एक पर्सपेक्टिव से। अब उस इस तरह के लिटरेचर रिव्यू को करने के लिए कुछ मॉडल्स भी मौजूद है, कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स भी मौजूद हैं। यानी वो जो जिन पेपर्स को आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वो बाय नेचर क्वालिटेटिव नहीं है, लेकिन चूंकि आप उनका रिव्यू कर रहे हैं और उनके बारे में एक कह लें कि समराइज कर रहे हैं उनको, तो आपका एक्शन क्वालिटेटिव मेथड है। यानी वो पेपर्स को एसेंशियली क्वालिटेटिव नहीं है जिनको आप रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपका रिव्यू क्वालिटेटिव है। तो अब कब इस्तेमाल करें क्वांटिटेटिव को और क्वालिटेटिव को? तो जनरली स्पीकिंग क्वांटिटेटिव को आप सो कॉल्ड डिडक्टिव रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं और क्वांटिटेटिव को और क्वालिटेटिव को इंडक्टिव रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। आम जुबान में कह लें तो डिडक्टिव का मतलब होता है कि पहले से थ्योरी मौजूद है, और इंडक्टिव का मतलब होता है कि आप समझ के ऑब्जर्व करके थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। अब आप लोगों के जनरली हमारे पास जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के टॉपिक होते हैं उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनमें क्वालिटेटिव रिसर्च भी की जा सकती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी की जा सकती है और मिक्स मेथड भी किया जा सकता है। तो अभी हम थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगी कि कैसे हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने से वो एक कह लें कि वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं कि हमारी रिसर्च की क्वालिटी अच्छी थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखते हैं कि जिसकी वजह से आप फैसला कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को, यानी आपकी पूरी की पूरी थीसिस नहीं बल्कि उसके पार्ट्स में कोई क्वालिटेटिव और कोई क्वांटिटेटिव होगा, तो किसको क्वालिटेटिव होता है किसको क्वालिटेटिव होना है, उसका जवाब आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप देखें कि आपका सवाल किस नेचर का है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में बात करना चाह रहा है या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में बात करना चाह रहा है कि या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना चाह रहा है, तो यानी इस ऑर्गेनाइजेशन एक है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि फिर एन कम है, यानी रिस्पोंडेंट्स का नंबर कम है, तो वो नेचुरली क्वालिटेटिव की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखना चाह रहे हैं जैसे इस्लामाबाद में गाड़ियाँ जो हैं वो जनरली उनके मॉडल क्या हैं, 2000 से 2005 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, तो उसमें क्वालिटेटिव ऑब्वियसली कर ही नहीं सकते, उसमें क्वांटिटेटिव ही करेंगे और ऑब्जर्वेशन की नेचर भी क्वांटिटेटिव ही होगी। फिर एक और बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपका अपना वर्ल्ड व्यू क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को फिलोसॉफिकली सोचते हैं और ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखते हैं, यस और नो में नहीं देखते हैं, बल्कि उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप ऐसा सवाल दे दें जो कि क्वालिटेटिवली भी रिसर्च हो सकता है और क्वांटिटेटिवली भी, तो वो नेचुरली क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं। तो आपका अपना वर्ल्ड व्यू क्या है, ये भी फैसला करता है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे या क्वांटिटेटिव। whether you're taking an inductive versus deductive approach, जिसकी हमने बात की ऑलरेडी, whether you're doing experimental correlational or descriptive research, वो फिर naturally quantitative की तरफ चली जाएगी। Practical considerations such as time, money, availability of data and access to respondents, अभी जैसे आप फर्ज करें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपके लिए आसान है उसकी केस स्टडी करना ना, बजाय इसके कि आप उसी तरह की 50 ऑर्गेनाइजेशंस
को देखें तो फिर आप नेचुरली एक में जाके क्वालिटेटिव रिसर्च करना पसंद करेंगे इन डेप्थ। कभी कभी ऐसे होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को बहुत टाइम चाहिए होता है। एथनोग्राफिक स्टडीज में कई कई महीने, अगर आपने किसी कल्चर में रहना है, उतना टाइम नहीं है या इतने पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लेते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो वहाँ पे फिर आपको डेटा खुद जनरेट करना है जाके, तो वहाँ पे क्वालिटेटिव ज़्यादा सूट करती है नेशनल सेटिंग्स में जाके। इन दोनों का फ़र्क अगर आप तरीके से समझने की कोशिश करें ना, कि फर्ज करें आप अपने बच्चे से जानना चाहते हैं, अपने बच्चे, अपने बेटे से, बेटी से, कि वो आजकल स्कूल में कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक फॉर्म भरें और उससे कहें बेटा ये फॉर्म फिल करके मुझे बता दो कौन सा सब्जेक्ट समझ आता है कौन सा नहीं आता। अब ये नेचर इस रिसर्च की क्वांटिटेटिव होगी, लेकिन फर्ज करें आप जिस वक्त ये फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपका बच्चा उस वक्त खेलने का टाइम हुआ है उसका, और वो बाहर जाने के चक्कर में, तो वो जल्दी जल्दी करेगा और प्रॉब्ली डिटेल में आपको जो भी वो लिखेगा बात, या आपको समझा नहीं पाएगा, या रैंडमली कर देगा, तो आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। या आपके बच्चे को कोई और उसके दिमाग में चल रहा है तो वो शायद आपको जवाब ना दे सके। इस लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऐसा करें कि उसको पास बिठा लें और एक एक चीज़ के बारे में पूछना शुरू कर दें, एक ऐसी सिचुएशन में जो कि उसको इनकरेज करे कि वो सही बात बताए आपको, और आधे पौना घंटा उससे बात करें, उसके साथ खेलते हुए कुछ काम कर लें, या जो वो पसंद करता है या जो उसकी नेचुरल सेटिंग है उसमें बैठ के उससे बात पूछें, तो ज़्यादा चांस है कि वो आपको डिटेल में बात बताएगा और आप उसके बारे में फिर कोई सोल्यूशन भी निकाल सकेंगे। इसी एक बच्चे को एक्सटेंड कर लें आप पूरी क्लास पे ना, तो क्लास में भी जाके आप कुछ सर्वे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन के बच्चे वो क्या सिचुएशन होगी जिसमें सही जवाब दे सकेंगे और किसमें नहीं दे सकेंगे। इसी तरह आप उनसे फॉर्म भरवाने के बजाय खुद बच्चों के साथ किसी खेल में आप इन्वॉल्व हों और उस दौरान कोशिश समझने की कोशिश करें। इसी तरह आप उनसे डायरेक्टली सवाल ना पूछें, बल्कि फर्ज करें आप जानना चाहते हैं कि वो केमिस्ट्री समझ रहे हैं कि नहीं, तो कोई ऐसी मूवी उनके साथ देखें जिसके अंदर केमिस्ट्री रिलेटेड थीम हो, तो वहाँ पे आप जो मूवी के दौरान आप डिस्कशन करते हैं उससे आपको पता चल सकता है। तो ये एक ही सवाल होता है, लेकिन एक ही कह लें कि प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको हल करने के, उसका जवाब निकालने के बहुत सारे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव तरीके हो सकते हैं। तो आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि जो मैं अप्रोच लूँगा उससे जो क्वालिटी ऑफ डेटा मेरे पास आएगा वो क्या होगा, और फिर मैं उसको कितना यूटिलाइज कर सकूंगा। अब इनको एनालाइज कैसे करना है, तो क्वांटिटेटिव यानी नंबरों वाली रिसर्च जिसको हम पढ़ते रहे मिड टर्म से पहले, मिड टर्म के बाद भी पढ़ा थोड़ा सा, ये चूंकि नंबर्स पे बेस्ड होती है, तो इसको आप सिंपल मैथ से या एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके कोशिश क्या करते हैं कि कॉमनैलिटी समझें या पैटर्न समझें, और उसकी बेस पे फिर प्रेडिक्ट करें कि जो जो डेटा नहीं पता वो डेटा क्या होगा। इसके ऑपोजिट देखें तो चूंकि क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड होती है टेक्स्ट पे, ऑडियोज पे, इमेजेस पे, नंबर्स के बजाय, तो फिर आप उसको उसका एनालिसिस भी उसी हिसाब से करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस वगैरह। रिजल्ट्स ऑफन रिपोर्टेड इन ग्राफ्स एंड टेबल्स इन क्वांटिटेटिव, आपके पास ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, मुख्तलिफ ग्राफिकल आउटपुट्स होती हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो रॉ इन नेचर होते हैं, और आपको कभी ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, कभी मुख्तलिफ एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, कभी इसमें पैटर्न्स देखने की ज़रूरत होती है। क्वांटिटेटिव में आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिनिटैब, SPSS, एक्सेल हो गया, R हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं। क्वालिटेटिव में अब क्वालिटेटिव में भी बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आ गया है, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर लिखा है QDA माइनर आपके सामने ना, अब ये इंतहाई स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। ये कर तो आपके सामने ग्राफिकल आउटपुट आपको दे रहा होता है, लेकिन बहुत बहुत डिटेल में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा होता है आपके डेटा का, उसके अंदर नंबर्स क्या हैं, तस्वीरों को ये स्कैन कर रहा होता है, उसके
लिख रहा होता है कि उसके अंदर क्या थीम्स चल रही हैं, लेकिन जनरली स्टिल वो ऐसा नहीं होता जिस तरह हमारे पास क्वांटिटेटिव में रिसर्च इंजन्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं होती, फार्मूलाज नहीं होते। जनरली उसका मकसद ट्रांसक्रिप्शन होता है या थीमेटिक एनालिसिस होता है। तो ये कुछ के नाम लिखे हुए इनमें, क्यूडीए माइनर, ये फ्री है, इसका पेड वर्जन भी है लेकिन फ्री काफ़ी होता है जनरली। इन वीवो भी इस तरह रैव और वर्बिट पेड है, लेकिन रैव और वर्बिट जो है वो बेसिकली, वर्बिट तो टोटली ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेव भी ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेता है, थीमेटिक एनालिसिस भी कर लेता है। फिर आखिर में एनालिटिकल अप्रोचेस जो क्वांटिटेटिव में जो लोग यूज़ करते हैं वो हो सकती हैं, आप एवरेजेस निकाल लें, आप वेरिएंस देख लें, फ्रीक्वेंसीज देख लें, कोरिलेशंस, कॉजेशंस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जो हमने सब कुछ पढ़ा, रिग्रेशन फैक्टर एनालिसिस। क्वालिटेटिव में आपके अप्रोचेस हो सकती हैं कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस। इनको हम देखेंगे जो हमारे अगली कुछ क्लासेस हैं उनमें इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, मुख्तलिफ एनालिटिकल अप्रोचेस। अब हम लोग इस चीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको समझना बड़ा फंडामेंटली ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि लोगों का ख्याल है कि जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो बहुत टॉपिकल होते हैं, वो ऊपर ऊपर से बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं और डिटेल को समझते ही नहीं है। और इनके जो डेटा कलेक्ट करने के तरीके होते हैं वो कहने को तो ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रूव करते हैं, लेकिन बिल्कुल रिलायबल नहीं होते, क्योंकि अब जो बंदा आपके फॉर्म पे टिक कर रहा है आपको कोई पता नहीं है वो किस मूड में है और वो कितनी जल्दी में है, और पता नहीं पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। सिर्फ आपने एक रिक्वेस्ट कर दी है कि ईमेल करके 1000 लोगों को कि खुदा के लिए मेरा फॉर्म फिल कर दें। अब वो पता नहीं किस माइंडसेट में है, पता भी है उसको सवालों के जवाब के नहीं है, लेकिन आपके 20 सवाल हैं तो उसको शायद 10 के जवाब दे सकता है, 10 के नहीं दे सकता, लेकिन वो अब घुस के आपके फॉर्म में तो मजबूरन उसको कुछ ना कुछ टिक तो करना पड़ रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक भरा हुआ फॉर्म आ जाता है, तो वो फिर वो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उस तरह का मामला फिर ये क्रिटिसिज्म ये है क्वांटिटेटिव का कि इस रिसर्च में होता है। और फिर ये कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं कि लोगों के साथ एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता है, फील्ड सेटिंग आपको पता नहीं होती है, बस बड़ी बड़ी बात करते हैं खाली। Statistical correlation may be based on variables that are arbitrarily defined by the researchers themselves। यानी जो वेरिएबल्स हैं, जो हम अपना एक रिसर्च का फ्रेमवर्क बनाते हैं, अब उसमें जैसे आपसे पूछा जाए कि आजकल पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री जो है उसकी तरक्की के फैक्टर्स क्या हैं, तो आप 10 स्टूडेंट्स से पूछेंगे तो वो शायद 10 मुख्तलिफ किस्म के फ्रेमवर्क बना के लाएंगे आपके पास, जहाँ हर जगह पे किसी का कोई ना कोई कॉन्टेक्चुअल फीलिंग होगी। जैसे मैं कुछ अर्सा पहले जब मैं इसकी थीसिस कराता था यूनिवर्सिटीज़ में, तो आईटी के प्रोजेक्ट्स के बारे में जो यंग ग्रेजुएट्स होते थे उनको कुछ और प्रॉब्लम नज़र आते थे, इस वजह से आईटी कंपनियां तरक्की नहीं कर रही। जो लड़कियां होती थी उनको कुछ और प्रॉब्लम नज़र आ रहे होते थे, लड़कों को कुछ और आ रहे होते थे। जो ऐसे लोग हैं जो जो आजकल की बिल्कुल नई जनरेशन है, जो मोबाइल फोन्स वगैरह पे काम हर वक्त लगे रहते हैं, उनको कुछ और दुनिया नज़र आ रही थी। इसी तरह जो पुराने लोग थे हमारे जैसे, उनको कुछ और प्रॉब्लम नज़र आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाय नेचर कॉन्टेक्सचुअल था प्रॉब्लम, लेकिन ज़बरदस्ती हर स्टूडेंट उसको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। After the fact analysis about the meaning of correlations may involve some very common sense reasoning or even speculation that science claims to avoid। जैसे कि आप डेटा इकट्ठा करते हैं तो आपके जितने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, जितने सॉफ्टवेयर हैं, उनकी असम्पशन है कि आपका डेटा रैंडम होगा, लेकिन रैंडम तो होता ही नहीं है। आप तो कभी अपने दोस्त से भरवा रहे होते हैं, कभी अपनी क्लास से भरवा रहे होते हैं, कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भरवा रहे होते हैं। तो क्लेम करती है साइंस के रैंडमनेस, लेकिन आपका मेथड रैंडम नहीं होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे जो फंडामेंटल क्लेम्स होते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के, वो आपके प्रैक्टिस में नेग्लेक्ट तो नहीं बल्कि कह लें कि एसेंशियली वो डिफाई होते हैं। और
जब आप उनकी assumptions कोई पूरा नहीं कर रहे तो जाहिर है फिर वो जितने मर्जी फॉर्मूले लगाते रहे उसका जवाब तो काम का नहीं निकलेगा। और आखिर में लिखा है द परसूट ऑफ मेजरेबल phenomena means that difficult concepts such as criminality or intelligence are treated unproblematically। जैसे आप अभी ये रिसर्च करें ना कि गाड़ी के टायर कितने होते हैं, तो एक बच्चे को लगा दे कि वो रोड पे खड़ा हो जाए तो कोई उसको रिक्शा नजर आएगा तो 3 लिख देगा, बाइक नजर आएगा तो 2 लिख देगा, कार नजर आएगी तो 4 लिख देगा, 8 व्हीलर नजर आएगा तो 8 लिख देगा। बड़े अनप्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है ना। तो यही अप्रोच समहाउ हम लोग ले लेते हैं फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को, कि इंटेलिजेंस ऐसे मेजर करो कि उससे ये 4 सवाल पूछ लो, जिसके 4 में से 3 नंबर आ गए वो इंटेलिजेंट है। हालांकि इंटेलिजेंस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इसी तरह और भी क्रिमिनलिटी ये लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। लव, हेट, मेहनत कौन कौन लोग करते हैं, रेजिलियंस किन लोगों में होती है, उस चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जिनके बेसिस पे लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक कोई बिल्कुल ही बचगाना किस्म की रिसर्च ना हो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं करनी चाहिए, आपको आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करनी चाहिए, आपको क्वालिटेटिव की तरफ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ पे सवाल थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगेन ये मैं किताबों का क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। इट इज कंडक्टेड थ्रू इंटेंस कांटेक्ट विद फील्ड और रियल लाइफ सेटिंग्स, यानी आप एक्चुअली उस सिचुएशन में खुद जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। Researcher's role is to gain a holistic or integrated overview of the study, including perceptions of the participants। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिविटी क्लेम हो ही नहीं रही, वो खुद ही कह रहा है कि मैं परसेप्शन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। Themes that emerge from the data are often reviewed with informants for verification। तो आप इन्फॉर्मेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम आगे देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है कि जिस सेटिंग्स में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अपने साथ कोई ऐसा पार्टनर रखते हैं जो कई सालों से उन्हीं सेटिंग्स का पार्ट हो, बल्कि कह लें कि वो एक्चुअली उन्हीं सेटिंग्स का पार्ट हो। सालों की ज़रूरत नहीं, मतलब कि कल्चर की बात कर रहे हैं, आप पठान कल्चर समझना चाह रहे हैं तो वो पठान है और पठानों में ही रहता है। आप अगर सड़क पे हो रहने वाले होमलेस लोगों के बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप किसी होमलेस बंदे से को अपना इंफॉर्मेंट बनाते हैं जो कि सड़क पे रहता हो, इट्स सो ऑन। या अगर आप किसी ऐसी खातून के बारे में समझना चाहते हैं कि जो टेक्सटाइल का बिजनेस चलाती हैं, सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो फिर आप अपना इन्फॉर्मेंट बनाते हैं कि ऐसी ऐसी खातून को जो खुद कई सालों से ये बिजनेस चला रही हैं और सक्सेसफुल हो चुकी हैं, ताकि जब आखिर में आपको रिजल्ट निकालें तो वो उनको वेरीफाई कर सकें। The main focus of research is to understand the ways in which people act and account for their एक्शंस। तो आइडिया क्या, मेन आइडिया क्या है होता है हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि आप रियलिटी जानें और देखें कि जो लोगों का पर्टिकुलर बिहेवियर होता है वो क्यों होता है। अब ये कुछ पैराडाइम्स और पर्सपेक्टिव्स लिखे हुए क्वालिटेटिव के, जैसे दो बेसिकली पैराडाइम्स हैं, एक को कहते हैं नेचुरलिस्टिक और एक को प्रोग्रेसिव। नेचुरलिस्टिक का मतलब वैसे जनरली स्पीकिंग ये है कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पहले पॉजिटिविज्म की एक थ्योरी होती थी जो बेसिकली ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी मौजूद है, असल में एक बिल्कुल सही हकीकत मौजूद है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है कि नहीं, किसी चीज़ को एब्सोल्युटली मेजर करना कि बिल्कुल ठीक पता चल जाए वो इम्पॉसिबल है। तो आपको पॉजिटिविज्म से थोड़ा आगे जाके कोई ना कोई क्वालिटेटिव रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ सकें। इसी तरह रियलिज्म का क्या मतलब है, वही बात के जो फैक्ट्स होते हैं वो आपकी परसेप्शन पे डिपेंड नहीं करते, फैक्ट तो फैक्ट होता है। इसका ऑपोजिट जो है वो फिर आगे हम देखते हैं प्रोग्रेसिव में क्या क्या है। सबसे पहला है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो प्रॉब्लम होते हैं वो किसी एक बंदे या एक एक्शन या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पॉलिटिकल थॉट की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की वजह से होते हैं।
जिसकी वजह से फिर लोग उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह आपको लगता है कि वो बिहेव करते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब नॉर्मली ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी यूज होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि लोगों को जब आप कोई बात बताते हैं ना, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको नॉलेज के तौर पे देखें, तो वो ऐसा नहीं होता कि जो आप बताते हैं तो उसी को समझते हैं, बल्कि उनके अंदर जो पहले से दुनिया की अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है उसके ऊपर बिल्ड करके एक नई थॉट बनाते हैं। वो नहीं समझते जो आप उनको समझाना चाहते हैं, बल्कि वो अपने एक बैकग्राउंड के साथ उस आपकी चीज़ को ऑब्जॉर्व करते हैं और एक नई चीज़ को समझते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब, मॉडर्निज्म कहते थे कि आर्ट की भी एक रेवोल्यूशन थी, और जनरली भी जब बड़ी बड़ी ग्रैंड थ्योरीज थी, और जैसे कह लें कि रिलीजियस थ्योरीज, या जैसे कह लें कि सोशल थ्योरीज, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में जनरली वो लोग थे जो कि इन सब नैरेटिव्स को, थ्योरीज को, आइडियोलॉजीज को ये लोग स्केप्टिसिज्म की नज़र से देखते थे और इनको चैलेंज करते थे। और फेमिनिज्म एक पर्सपेक्टिव है कि इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, खवातीन और मर्दों का ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे वगैरह वगैरह। बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी क्वालिटेटिव रिसर्च की कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी है, जैसे केस स्टडी। तो केस स्टडी का आइडिया क्या होता है कि आप एक बाउंडेड सिस्टम को स्टडी करते हैं, यानी एक नोन बाउंड्री होती है उस चीज़ की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इंसान की, और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और केस स्टडी के लिए भी, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है। बड़ी बड़ी बात जब हमने अभी तक की ना, उन सबको समझ के बस फिर आपने इनको, इन चीज़ों को करना होता है। और यही वजह है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इस सेंस में सेफ है कि जो रिसर्चर कह रहा है बस अब वही ठीक है। कोई तरीका तो है नहीं कि मैं आपको चेक करूं कि आपने ठीक की या नहीं की। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिगर चेक कर सकता हूँ कि आप वाकई उस सेटिंग्स में बैठे थे, आपने ऑब्जर्व किया था, फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को ट्रांसक्रिप्ट किया, उनको कोड किया, उसका थीमेटिक एनालिसिस किया, और आपके पास कोई जवाब आया। तो कोई कोई सेट पैटर्न नहीं है जिसके अगेंस्ट मैं चेक कर सकूं कि आपने वेरिएबल बनाए थे, फिर उनके ऑपरेशनल डेफिनेशन देखी थी, कंसेप्चुअल डेफिनेशन देखी थी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया था, फिर एक एक वेरिएबल के अंदर देखा था कि क्या सवाल पूछना है, फिर उन सवालों के अंदर से क्वेश्चंस बने थे, क्वेश्चनेयर्स बने थे, फिर रिसर्च हुई थी, वापस आया डेटा। तो ऐसा कोई यहाँ पे सिक्काबंद तरीका मौजूद ही नहीं है किसी भी केस में। एथनोग्राफी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना के अंदर जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं। एथनो मैथडोलॉजी, एथनो मैथडोलॉजी का मतलब होता है कि लोग किस तरह जो है अपनी, जिस चीज को वो रियलिटी समझते हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे आप इसको समझने के, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है लेकिन समझने का आसान तरीका ये है कि आप फर्ज करें आप इमरान खान के फैन हैं और तहरीक इंसाफ के वोटर हैं आप, तो आप 100% श्योर होते हैं कि ये देखो ना यार, वो फलाना तो करप्ट है, फलाना तो ये है, तो उसकी बेटी ने ये किया तो उसने ये किया तो उसने वो किया, और हम तो जो है, हम तहरीक इंसाफ वाले, हम तो मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं और यहाँ से चोरी खत्म कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस सोच के साथ आपने एक रियलिटी क्रिएट की हुई अपने दिमाग में। जब आपके सामने कोई ऑपोजिट बंदा आता है, फर्ज करें नवाज शरीफ का फैन आता है, तो आपको वो बिल्कुल ही अजीबो गरीब से लगता है कि यार ये एक चोर की सपोर्ट कैसे कर सकता है ये। लेकिन जब आप उस डिटेल में उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो आप, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। वो कह रहा होता है कि देखिए ये इस, जब उन एक खानदानी अमीर लोग थे, बस नहीं थी उनके पास रसीदें तो क्या हो गया, लेकिन उस बेस पे उनको ये कर दिया, वो कर दिया, उनको चोर बना दिया। आप बताएं, आपकी पास एक गाड़ी है, एक बंगला है, यानी आपसे पूछता है, तो क्या आज आप प्रूव कर सकते हैं कि ये 4 करोड़ का घर और 1 करोड़ की गाड़ियां, आप 5 करोड़ रुपए बता सकते हैं आपके पास कहाँ से है? क्या आप खाना नहीं खाते रहे इतने अरसा कि आप हर चीज़ गिन के मुझे बता रहे हैं कि मुझे अब्बू ने इतने पैसे दिए, अम्मी ने, तो उस रसीदा तो किसी के पास नहीं थी। तो उसने एक अपनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट की हुई है। तो एथनो मेथोडोलॉजी इस चीज़ की स्टडी है, इस फिनोमेना की स्टडी है कि
आप हाउ डज योर माइंड वर्क व्हेन यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आगे लिखा है फिनोमेनोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल्स taken for granted world is experienced and how structures of consciousness apprehend the world। यानी वो फिनोमेना क्या होता है, फिनोमेना क्या होता है जिससे आप दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, और आपका जो कॉन्शियसनेस है उसका क्या स्ट्रक्चर है इस दुनिया को समझने के लिए। अगेन ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन जैसे आप देखें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार पता नहीं, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आखिर में होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो मेहनत क्यों करें। तो ये एक तरीका है जिससे आपने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझा। एक और बंदा है, वो कहता है कि हाँ यार देखो, अल्लाह ताला ने ही सब कुछ करना है, लेकिन अल्लाह ने हमारे हाथ में मेहनत दी है, तो चलो मेहनत करते हैं। तो उसने दुनिया को किसी और तरीके से समझ लिया। तो हमने पीछे एक, जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे थे, तो हमने एक फंडामेंटल सी बात समझी थी कि आउटकम ऑफ कंसर्न जो है, उस वो उसकी वैल्यू क्या है, उसको तीन चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। एक चीज़ होती है कांस्टेंट या स्लोप, जिस जगह पे वाई और एक्स, आपकी लाइन वाई को इंटरसेप्ट कर रही है, एक वो चीज़ होती है। फिर आपके वेरिएबल्स होते हैं, और फिर एक रैंडमनेस होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब ये अगेन मैं फिर इधर क्वालिटेटिव पैराडाइम में आ गया हूँ, उसी इक्वेशन को जहन में रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, स्लोप वाले कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपके वेरिएबल्स की वैल्यू बहुत कम होती है। तो फिर इसी चीज़ को ये बंदा कह रहा है कि देखिए, अल्लाह ताला ने कांस्टेंट इतना बड़ा रख दिया है कि मैं पैदा ही गरीब के घर हूँ, गरीब मुल्क में हुआ हूँ, और रैंडमनेस भी मेरे ऊपर ख़राब है कि स्मॉग भी है, और मौसम भी गर्म है, और गुर्बत भी है। तो वेरिएबल्स को मैं कितना कुछ कर लूँगा, वेरिएबल्स पहले ही बड़े कमज़ोर हैं। एक और बंदा, अब इस बंदे की नेचुरल सेटिंग इसके दिमाग ने बना ली है, कॉन्शियसनेस को इस तरह अप्रीहेंड, दुनिया को इसकी कॉन्शियसनेस ने इस तरह अप्रीहेंड किया। एक और बंदा जो कि एंडाउड है, जिसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी नहीं है, उसके लिए वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि उसके बाप ने उसको बिजनेस बना के दिया हुआ है, उसके दादा ने, और वो चाहे तो उसमें बहुत तरक्की कर सकता है। तो उसका वेरिएबल बहुत बड़ा है, कांस्टेंट इतना बड़ा नहीं है। रैंडमनेस भी उसको अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो जब चाहे घूमने फिरने यूरोप चला जाता है, तो घर में भी उसके एसी लगा हुआ है, गाड़ियों में भी एसी लगे हुए हैं, गर्मी भी नहीं है, स्मॉग भी नहीं है। तो उसके लिए रैंडमनेस भी कम है। इस चीज़ का भी खतरा कम है कि शाम को उसके घर डाकू आ जाएंगे, क्योंकि वो डिफेंस में रहता है, तो गार्ड है बहुत सारे उसके घर में। तो उसके लिए रैंडमनेस भी कम है, उसके लिए कांस्टेंट भी कम है, उसके लिए वेरिएबल्स बड़े बड़े हैं। वो किसी और तरह दुनिया को उसकी कॉन्शियसनेस अप्रीहेंड करती है। तो फिनोमेनोलॉजी जो है बेसिकली देखती है कि लोग इस दुनिया को समझते कैसे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस इस दुनिया को किस व्यू से देखती है। फिर आखिर में लिखा है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी होता है यूजेस द इंटरप्ले बिटवीन एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन टू प्रोड्यूस थ्योरी। यानी एनालिसिस और डेटा कलेक्शन का इंटर प्ले। अब ग्राउंडेड थ्योरी को हम मजीद डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन आप इसके वर्ड्स देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ये इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। और ये बेसिकली अब पहले से किसी थ्योरी में ग्राउंड करके ये रिसर्च की जाती है, या कम से कम डेटा में ज़रूर ग्राउंड करके रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। तो कह लें कि काफ़ी करीब होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, एक्शन इसका मतलब होता है कि आप बेसिकली एक्शन रिसर्च का आइडिया ये होता है कि किसी प्रॉब्लम को उसकी सेटिंग्स में जाके रिजॉल्व करना। पीछे तो हम समझने की बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम को समझने की, प्रॉब्लम को अपना एक पर्सपेक्टिव के साथ देखने की, यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात हो रही होती है। नैरेटिव एनालिसिस क्या होता है कि आप कोई बंदा जो आपको अपना नैरेटिव बताता है, अपनी कहानी सुनाता है,
उसको आप एनालाइज करते हैं, उसके सीक्वेंसेस को, उसके बैकग्राउंड के साथ कि वो किस नेचर का बंदा है, उसकी फैकल्टी से क्या हिस्ट्री है, तो उसके एनालिसिस को नैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। कल्चरल स्टडीज, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल कस्टम्स। कल्चर जो चीज़ होती है, कल्चर के अंदर लोग किस तरह काम करते हैं, अगेन ये आप देख रहे होंगे ओवरलैप हो रही होती हैं चीज़ें। नैरेटिव कल्चरल स्टडी के अंदर ज़ाहिर एथनोग्राफी भी आ जाएगी, एथनोमेथोडोलॉजी भी आ जाएगी, तो ओवरलैप हो रही चीज़ें। फिर जेंडर स्टडीज एक्सप्लोर्स द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड डिफरेंशिएटिंग जेंडर एंड पर्टिकुलरली जेंडर इनइक्वालिटीज। अब सैम्पलिंग कैसे करें क्वालिटेटिव के अंदर, ये अगेन कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब आप इन चारों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि और भी बहुत सारे बेतहाशा अनलिमिटेड नंबर के तरीके हो सकते हैं। इंटेंसिटी सैंपल का मतलब इंफॉर्मेशन रिच केसेस, यानी बहुत डिटेल में जाना हर सैंपल के अंदर, इसको इंटेंसिटी सैंपलिंग कहते हैं। इसमें ऑब्वियसली फिर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपसे कि आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा हो। टिपिकल केस सैंपलिंग, टिपिकल का मतलब होता है नॉर्मल, एवरेज। तो इसमें फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आप ऐसे केसेस लें जो जनरली परसीव किया जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको हमने अच्छी तरह समझ लिया तो हमें बाकी भी सारे समझ आ जाएंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब होता है कि पहला बंदा जिससे आपने डेटा लिया वो फिर आपको किसी और को इंट्रोड्यूस कराता है एंड सो ऑन, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। थ्योरी बेस्ड सैम्पलिंग, आप सैम्पलिंग इस बेसिस पे करते हैं कि वो केसेस सिलेक्ट करते हैं जो किसी थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप। तो जो जो आपको नजर आ रहा हो कि ये एक सेल्फ मेड खातून है जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट बन गई है, तो ये एक थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। आपको पता है कि मैडम सो एंड सो जो है वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक था उनका, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और आज वो सो एंड सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मालिक है। तो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट भी मौजूद है और ये केस भी जो है ये थ्योरी को स्ट्रांगली लेंड कर रहा है। तो आप फिर उसी को ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरे थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट को ही सूट कर रहा है। अब रिसर्चर का क्या काम है क्वालिटेटिव रिसर्च में? आपने रिसर्च सेटिंग्स में रिसर्च के करीब रहना है। तो इसमें फिर एक सवाल ये आ जाता है कि आप फिजिकली जब करीब होते हैं तो ज़ाहिर है इमोशनली भी करीब हो जाते हैं, तो फिर खतरा होता है कि आप बाइस का शिकार हो जाएंगे। यानी आप एक किसी कच्ची बस्ती पे फर्ज करें, आपको एक हफ्ते के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, तो पहले दिन दूसरे दिन तक तो आप इम्पार्शल रह सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि वो अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, देयर इज नो वे कि वो उससे जान छुड़ाए। तो उनका जो नेचुरल एक्ट बनता है वही आपको प्रॉब्लम लग रहा है। या एक गांव है जहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे सड़क नहीं बनेगी। अब आपको बुरी बात, आप कितनी कितनी बुरी बात है यार, देखो ये सड़क नहीं बनने दे रहे, इससे तरक्की होगी, ज़राअत बढ़ेगी। लेकिन जब आप उस गांव में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों सड़क नहीं बनेगी, वो फिर आपको रीज़न बताते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा बात सुनेंगे एक हफ्ते बाद आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इमोशनली डिस्टेंस करना फिर मुश्किल होता है, ये एक चैलेंज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। डेमोस्ट्रेट थियोरेटिकल सेंसिटिविटी, आपका काम होता है कि आप हर चीज़ का पर्सपेक्टिव हमेशा थियोरेटिकल रखें। आप देखें कि थियोरेटिकल का मतलब होता है कि एक प्रिस्टिनिटी होनी चाहिए उसके अंदर। आप देखें कि मुख्तलिफ चीज़ें आपस में रिलेशनशिप कैसे बना रही हैं, बजाय इसके कि यू गेट कैरिड अवे बाय व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन ग्राउंड। आप उसका थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट हमेशा जहन में रखें और उनका रिलेशनशिप भी आप जहन में रखें। और वही आपका गोल ही वही होना चाहिए कि आपने उसी के बारे में जवाब निकालना है। बी इंसाइटफुल, डिटेल में जाने की हमेशा कोशिश करें। परसीव सिचुएशंस होलिस्टिकली, किसी एक लिमिटेड मायोपिक व्यू से चीज़ों को ना देखें, बल्कि जितने भी फैक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको समझने की कोशिश करें। बी सेंसिटिव टू पर्सनल बायस, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हमेशा सेंसिटिव रहें कि आप कहीं पर्सनली बायस तो नहीं हो रहे, कहीं आपको आपके नाम के साथ खान लगता है या चौधरी लगता है या सिंधु लगता है, तो कहीं उधर भी ऐसा रिस्पॉन्डेंट आ गया तो कहीं आप उसके साथ अटैच तो नहीं हो रहे। उसकी बात को सिर्फ इस वजह से तो ठीक नहीं समझ रहे कि वो आपकी तरह का है, आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या वट एवर जो भी।
बायस पॉसिबल है। तो अब ये जो हम एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट से बनाते हैं ना क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली जो हाईली इंडक्टिव रिसर्च होती है कुछ इस तरह से इसका कह लें कि एक प्रोसेस सा बनता है कि आप सबसे पहले डेटा गैदर करते हैं विदाउट ए प्रायोरी थ्योरी। कोई आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं होता, आप सिर्फ डेटा गैदर करते हैं। अब डेटा गैदरिंग कुछ भी हो सकती है, यानी आप खुद वहाँ रहे, कोई वीडियो बनाई आपने, कोई न्यूज़ पेपर के आर्टिकल्स पढ़े, थ्योरेटिकल स्टडीज़ पढ़ी, लेकिन डेटा गैदरिंग की आपने पहले। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करके उसके अंदर से थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, बिगर आर्टिफैक्ट्स, मेथडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स सारे देखे। यानी आप फर्ज करें अपने गाँव के बारे में आपको समझ आई कि यहाँ पे तो लोग बहुत गरीब हैं, हालांकि बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी माली हालत ठीक नहीं हो रही, और 1-2 महीने आप वहाँ पे रह के आए, बहुत सा डेटा मिल गया आपको, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जानवर हैं किसके पास, कितने खेत हैं किसके पास, कितनों के बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आप आके देखते हैं कि अब मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, देखता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में थ्योरी क्या कहती है। फिर आप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के बारे में डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है। फिर आप देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के को सॉल्व करने की या रिसर्च करने की मेथोडोलॉजीज लोगों ने क्या इस्तेमाल की। जब वो आपको समझ आती हैं, फिर आप दोबारा वापस जाते हैं, डेटा गैदर करते हैं, इस साइकिल से बार बार गुजरते हैं जब तक इनफ डेटा नहीं आ जाता, और उसकी बेसिस पर आप एनालिसिस शुरू कर देते हैं। अब एसेंशली यही तरीका नहीं होता हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च का। मैंने आपको बताया कि हर केस मुख्तलिफ होता है, और यही ब्यूटी है या यही लिमिटेशन है या यही कॉम्प्लेक्सिटी है क्वालिटेटिव रिसर्च की, कि उसका मेथड भी अपना ही होता है हर रिसर्च का। तो लेकिन अगर बहुत हाईली इंडक्टिव अप्रोच है तो वो जनरली ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप शुरू ही लिटरेचर से करें और फिर डेटा गैदर करें। तो रियली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन, योर रिसर्च प्रॉब्लम। अब जैसे कुछ डेटा कलेक्शन के तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इंटरव्यूइंग है, इन लोगों का, इसको हम डिटेल में देखते रहेंगे आगे, लेकिन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी, कन्वर्सेशनल भी हो सकता है। यानी आप सिर्फ लूज बातें करते जाएं और उनको रिकॉर्ड करते जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसका फॉलो कर सकते हैं, एक इंटरव्यू किया, उसको एनालाइज किया, वापस आके ट्रांसक्रिप्ट करके फिर आप दोबारा फॉलो अप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। एक ही बंदा था या 2, 4, 6 बंदे थे, तो आप मजीद डिटेल वाला फॉलो अप प्रोबिंग क्वेश्चंस के साथ कर सकते हैं। नॉर्मली चूंकि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं इंटरव्यूज क्वालिटेटिव में, तो इनमें जो अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने कोई स्ट्रक्चर तो रखा नहीं होता। तो रिस्पोंडेंट की दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा वॉन्डर करके और कितनी ज़्यादा चीज़ों में आपको ले जाता है। फिर ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट करने का तरीका है, यानी आपकी नेचुरल सेटिंग्स में, फील्ड सेटिंग्स में आप जाएं और डेटा कलेक्ट करें। आप ओवर्ट भी कर सकते हैं और कोवर्ट भी। ओवर्ट का मतलब कि पता है पार्टिसिपेंट को या आपके सब्जेक्ट को कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोवर्ट का मतलब नहीं पता। ये वजह ये होती है कि जब किसी को पता चल जाए कि उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो फिर नेचुरली शायद बिहेव ना करे। लेकिन कोवर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें कोई एथिकल चीज़ को वायलेट करेंगे। कोवर्ट ऐसे हो सकता है कि जैसे बाजार में आप टेबल लगा के बैठें और लोगों को देखते रहें, और आप आराम से किसी खिड़की में बैठ जाएं और लोगों को देखते रहें। तो खिड़की में बैठे हैं तो वो कोवर्ट है, लोगों को नहीं पता और आप उनका बिहेवियर देख रहे हैं। और अगर आप सामने टेबल लगा के और कैमरा लगा के देख रहे हैं तो उनको पता है फिर, और तो उसमें चांस है कि वो शायद नेचुरली बिहेव ना करें और आपको यूजफुल डेटा ना मिले। विजुअल सोर्सेज यानी मूवीज, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह, ये इनमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत आसानी होती है, और आप डिटेल देख सकते हैं लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा कैमरा जो है वो, उसका तो एक लिमिटेड स्कोप होता है ना, फोकस होता है, तो वो उसी जगह देखेगा जहाँ पे आपने उसका मुंह किया होगा। तो उस सेंस में फिर आप डेटा कलेक्शन अगर आप सिर्फ विजुअल पे बेस करेंगे तो हो सकता है कि कोई डिटेल आपसे मिस हो जाए। और फिर पहले वाली बात इधर भी है कि हो सकता है कैमरा के सामने, इफ ही और शी नोज कि कैमरा लगा है, तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाए। ये कुछ अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स होते हैं। अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स का जनरली मतलब है लिटरेचर रिव्यू। एक आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, बिजनेस प्लान पढ़ लें, वेबसाइट्स पढ़ लें,
अब इसमें ये होता है कि आपका जो मेथड है सिलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल स्टडी, उसके अंदर बायस हो सकती है। तो उसको रिमूव करने का फिर आपने कोई ना कोई तरीका सोचना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वेबसाइट देखना चाहते हैं कि नॉन अल्कोहलिक बियर जो है वो सेहत के लिए कैसी है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको 1 लाख वेबसाइट्स मिल जाएंगे। अब मैं कौन सी पढूं और कौन सी ना पढूं, इसमें मेरा बायस आ जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड अ वे कि थोड़ा सा अपने टॉपिक को इस तरह मॉडिफाई करें कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो है उनका नंबर भी मैनेजेबल हो जाए, और उसके अंदर से फिर सिलेक्ट को करना है उनको भी कोई मेथडोलॉजी आप बना के सिलेक्ट करें। रिसर्च डायरीज हर रिसर्चर जो है, क्वालिटेटिव रिसर्चर, एक डायरी मेंटेन करता है। उसकी बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन ये आपकी डायरी की बात नहीं हो रही। जनरली डायरीज डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, जब रिसर्च डायरी हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी और की डायरी से समझने की कोशिश करें कि उसने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया था, उसको क्या एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसने कौन कौन सा लिटरेचर पढ़ा था, उसने चीज़ वो कैसे लिखा, अगर पर्टिकुलर तरीके से लिखा तो उसमें क्या मिस हो गया या क्या फ़ायदा हुआ जो अच्छे तरीके से उसने लिखा। तो डायरीज, दूसरे रिसर्चर्स की डायरीज से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप कह लें कि एक तरह से एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पता चल जाती है आपको, जिसको आप पोटेंशियली बेंचमार्क कर सकते हैं। अब कुछ एथिकल सवाल होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि अभी इसकी नेचर ऐसी है कि इसमें एथिकल क्वेश्चंस जगह जगह पे आते हैं। हैव आई ऑनर्ड माय कमिटमेंट अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो अगर आपने कहीं पे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, या आपने रिस्पोंडेंट्स को बताया कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, तो वो आप ऑनर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, हैव आई एक्टेड इन द स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ये मतलब होता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, ना सिर्फ उसने एग्री किया हो आपके साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट करने पे, बल्कि उसको तमाम की तमाम प्रोज एंड कॉन्स भी पता हो उस पार्टिसिपेशन की। ये भी अगेन कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन बड़ी बड़ी बात समझने के लिए आप मेडिकल का केस ले लें कि आप अगर किसी को कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, तो ना सिर्फ वो एग्री करे कि वो ड्रग खाएगा खाएगी, बल्कि उसको 100% उस ड्रग के फायदे और नुकसानात भी पता होने चाहिए। इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी सिर्फ कंसेंट नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Have I used my research effectively and morally? Have I generalized appropriately? Generalization जनरली स्पीकिंग क्वालिटेटिव स्टडीज में कम होती है, लेकिन की जा सकती है। तो आपको बहुत केयरफुली जनरलाइज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने बात की खातून की जो सेल्फ मेड थी और वो एक इंडस्ट्री के मालिक बन गई हैं, लेकिन आप अगर किसी उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे और बाकी खवातीन को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर खतरा मौजूद है। क्योंकि जब भी आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो 100 में से हार्डली 4-5 लोग कामयाब होते हैं। तो आप अपनी तरफ से तो आप मोटिवेट कर रहे होंगे, लेकिन होगा क्या कि 100 लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, उनमें से 95 नाकाम हो जाएंगे, और वो फिर आपको कहेंगे यार तुमने क्या मुझे किस काम के पीछे लगा दिया था, हालांकि आप अपनी तरफ से एक अच्छा काम किया होगा आपने। तो जनरलाइजेबिलिटी जो है वो स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। डू आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटिसिपेट हाउ अदर्स माइट यूज माई रिसर्च एंड एक्सप्लेनेशंस। तो वही जनरलाइजेबिलिटी की एक और एंगल से बात हो रही है कि आप जब भी अपनी रिसर्च को रिपोर्ट करें, तो ये आप पे, आप एक तरह से कह लें कि इनकम्बेंट है आपके ऊपर कि आपकी रिसर्च को कोई भूले भटके इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ेंगे। आप कोई ज़्यादा जनरलाइज तो नहीं कर बैठेंगे, तो आपके वर्ड्स फिर बड़े बड़े सिलेक्टिव होने चाहिए, बड़े क्लियर होने चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि जनरलाइजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो क्लियरली जगह जगह पे मेंशन करें कि एक पर्टिकुलर केस था जिसकी ये पेक्युलरिटीज थी, ये एंडाउमेंट्स थी, ये रीजंस थे, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे। तो आप पे जनरलाइजेबल नहीं है अनलेस कि आप सारे के सारे इन चेक बॉक्स को फुलफिल करते हो। फिर हम वैलिडिटी देखते हैं, जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में तो क्वालिटेटिव में भी देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन कंसिडरेशंस में, यानी रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त
आप एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन चूज करें जो कि एक तो बहुत कॉन्शियसली उसको चूज करें और वो डिज़ाइन लेवल पे वैलिड हो। डिज़ाइन लेवल पे वैलिड होने का मतलब है कि आप आपके रिसर्च करने का तरीका ही ऐसा हो कि उस वो रिसर्च वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो सवाल मेरे रिसर्च का है, ये कि किसी और तरफ तो नहीं निकल गया मैं। तो आपने अपने अपने डिज़ाइन के अंदर ही फिर अपने सवाल, जैसे मैंने कहा ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च की नेचर ऐसी होती है कि आप लोगों को बाउंड नहीं करते एक पर्टिकुलर एंगल पे जवाब देने का। तो फिर एक खतरा होता है कि वो फिर बात कहीं की कहीं निकल जाती है। तो डिज़ाइन आपने ऐसे रखना है कि बात बहुत ज़्यादा कहीं की कहीं ना निकले, बल्कि सवाल के करीब करीब ही रहे। सैम्पलिंग डिसीजंस डिज़ाइन के वक्त ही आप सैंपल ऐसा इकट्ठा करें जो कि अगर आपके पास थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट मौजूद है तो वो उसको कंफर्म कर रहा हो। थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट मौजूद नहीं है तो कम से कम आपके सवाल, जैसा आप हमारा सवाल है कि क्या ख़वातीन टेक्सटाइल के शोबे में तरक्की कर रही हैं कि नहीं, तो फिर मेरी सैम्पलिंग में वो ख़वातीन और टेक्सटाइल के शोबे वाला रिलेशनशिप हर वक्त रहना चाहिए। तो वहाँ से मैंने इधर उधर नहीं होना, किसी और एरिया की खातून को नहीं लेना ज़बरदस्ती, किसी और बिजनेस को टेक्सटाइल से लिंक नहीं करना। एम्प्लॉइंग ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिसर्च करना और देखना कि दोनों का जवाब क्या एक जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। गिविंग वॉइस अगेन के डिज़ाइन में जो भी रेलिवेंट लोग हैं उन सब के का डेटा हमारे पास आए ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। ये डिज़ाइन की बात होगी। फिर डेटा गैदरिंग करते हुए डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोलॉन्ग एंगेजमेंट। आप वैलिडिटी इस तरफ लोग मानेंगे जब आप कहेंगे मैं काफ़ी अरसा उन सेटिंग्स में रिसर्च करता रहा, सिर्फ एक दिन दो दिन नहीं बल्कि 2 महीने 3 महीने रिसर्च करता रहा। डेमोन्स्ट्रेटिंग परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं था कि 1 घंटा करता था और फिर अगले दिन 1 घंटा, बल्कि जितनी देर वो दफ्तर में वो लोग बैठे रहते तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मैं भी बैठा रहता था और देखता रहता था। प्रोवाइडिंग वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शंस, जो बात उसने की उसी को रिपोर्ट करना बजाय इसके कि उसको अपने अल्फाज में ढाल के रिपोर्ट करना। डेमोन्स्ट्रेटिंग सैम्पलिंग एंड डेटा सेचुरेशन, ये प्रूव कर देना कि जितना सैंपल हो सकता था मैंने ले लिया और उससे मज़ीद सैंपल की गुंजाइश नहीं थी, सेचुरेशन हो गई थी। जनरलाइजेशन, रेप्लिकेशन और कंपैरिजन थ्रू यूज ऑफ मल्टीपल केसेस, एक तरीका ये हो सकता है वैलिडिटी का और जनरलाइजेशन का भी कि आप एक केस स्टडी नहीं बल्कि 3-4 केस स्टडीज सिमिलर नेचर की करें, और अगर वो सारे के सारे एक ही तरफ रिजल्ट दे रहे हैं तो वो फिर एक तरह से कह लें कि आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल केस स्टडीज की और मल्टीपल केस स्टडीज के बाद भी एक पर्टिकुलर ही जवाब आया, इसका मतलब जनरलाइजेबिलिटी है आपकी रिसर्च के अंदर। होनी ज़रूरी नहीं है, जनरली नहीं होती, लेकिन जनरलाइजेशन अगर आप चाहते हैं तो उसका ये तरीका है। और जनरलाइजेशन के अपने बारे में हमने काफ़ी बात करी, लेकिन स्टिल नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड के रिसर्चर को हमेशा कॉशियस रहना है कि जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं, हर चीज़ पे जनरलाइज नहीं कर देना अपने रिसर्च को, बल्कि लिमिट्स बतानी है, बाउंड्रीज बतानी है, वो कॉन्टेक्स्ट बताना है जिस कॉन्टेक्स्ट में जनरलाइजेशन कोई बंदा चाहे तो करे। केयरफुल इन रिकग्नाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ टाइम पीरियड्स के किसी कल्चर को अच्छी तरह जानने के लिए जितनी ड्यूरेशन चाहिए होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह जानने के लिए, वो सारी आपने पहले खुद अच्छी समझी अच्छी तरह और फिर उसके मुताबिक आपने अपनी रिसर्च डिज़ाइन की। Meticulous in demonstrating clear linkage between generalizing conclusions and the specific data that provide its foundations, यानी आप जो जनरलाइजेशन कर रहे हैं और जो डेटा, यानी कि डेटा के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होंगे जो आपने रिसर्च किए होंगे ना, तो इनका आपस में रिसर्च के कौन से
इस फर्ज करें 100 पॉइंट्स पे मैंने डेटा लिया, तो इन 40 को जनरलाइज किया जा सकता है, इन 60 को नहीं किया जा सकता। तो इसमें बड़ा क्लियर और मेटिकुलस रहना है आपने, और डिटेल में बताना है कि किस चीज़ में कितनी जनरलाइजेशन पॉसिबल है। ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट फाइंडिंग्स दैट कॉन्ट्रडिक्ट द कंक्लूजन। तो अगर आपको कोई ऐसी फाइंडिंग पता चली है जो आपके कंक्लूजन के अगेंस्ट है, तो उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह रिपोर्ट करें ऑनेस्टली। Diligent in reporting alternative explanations or the constraints on generalization. Again वही बात बार बार हम कह रहे हैं emphasize करने के लिए कि बड़ा diligently report करना है कि generalization इन areas में हो सकती है, इन में नहीं हो सकती, यहाँ पे constraint है। ये बात होगी जनरलाइजेशन की। अब पीछे हमने वैलिडिटी की बात करी, वैलिडिटी होता है, मैं वही रिसर्च कर रहा हूँ सवाल जो एक्चुअल सवाल था। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि ये ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है ये रिलायबल है, आज भी इससे यही जवाब निकलेगा, कल भी यही निकलेगा, रिस्पोंडेंट बदल दें तो भी निकलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बदल दें तो भी निकलेगा। तो रिलायबिलिटी इन अ सेंस जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च तो बाय डिज़ाइन कंटेक्चुअल है। तो लेकिन कभी कभी अगर आपको ज़रूरी है रिलायबिलिटी प्रूव करना, तो उसकी तरीका क्या हो सकता है? डेटा ट्रायंगुलेशन, यानी मल्टीपल सैम्पलिंग स्ट्रेटजी से डेटा लें और बताएं कि इन सबसे एक ही रिजल्ट आया है। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, एक से ज़्यादा लोग रिसर्च करें, बेशक एक ही जगह पे करें मुख्तलिफ टाइम में, और बताएं कि देखें हम दोनों ने की तो यही जवाब निकला। मल्टीपल ट्रायंगुलेशन, यानी आप मेथड्स को, टाइप्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रायंगुलेट करें। ट्रायंगुलेट का मतलब कि एक मेथड से किया, फिर दूसरी डेटा टाइप से कर लिया, फिर किसी और ऑब्जर्वर से कर लिया, और आखिर में कहा कि देखें सबसे यही जवाब निकल रहा है, इसका मतलब है रिलायबिलिटी है। फिर मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, यानी मेथड्स को भी वेरी करके रिसर्च करना, जिसके दो यहाँ पे काइंड्स लिखी हैं। पहली है विद इन मेथड, where researcher employs variety of data gathering techniques within the same method। मेथड वही रखना है, केस स्टडी है या एथनोग्राफी है, लेकिन उसके अंदर डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स वेरी करनी है और उससे बताना है कि एक ही जवाब निकल रहा है। और बिटवीन मेथड, जिसमें मेथड ही चेंज कर देना है, यानी उसी सवाल के जवाब केस स्टडी से भी समझने की कोशिश करना, ऑब्जर्वेशन से भी समझने की कोशिश करना है, किसी और मेथड से भी। अब ये जो होते हैं चीज़ें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी, ये सब एक तरह से कह लें कि ये रिसर्च की क्वालिटी के इंडिकेटर्स होते हैं ना। तो लेकिन ये तीनों एसोसिएट होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ। हमने ज़बरदस्ती क्वालिटेटिव में बात करने की कोशिश की, लेकिन एसोसिएट होते हैं क्वांटिटेटिव के साथ। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च के इंडिकेटर्स होते हैं। तो आप अपने केस में, अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में उनमें भी जा सकते हैं। जैसे ट्रांसफरेबिलिटी आप देखने की कोशिश करें कि ट्रांसफरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन कंपेयरिंग टू कॉन्टेक्स्ट फॉर सिमिलैरिटी and thick descriptions, यानी detailed descriptions to provide evidence for making judgments about similarities between cases। यानी आप एविडेंस दें कि दो केस अलग अलग थे, लेकिन इनमें ये फाइंडिंग्स ट्रांसफरेबल है। डिपेंडेबिलिटी थ्रू द यूज ऑफ ऑडिट ट्रेल थ्रू द डेटा, यानी जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसका एक ऑडिट मैकेनिज्म भी साथ साथ बनाएं कि ये डेटा ठीक इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, और जगह जगह पे अपनी जिस जिस चीज़ के बारे में हम डेटा इकट्ठा कर रहे थे कंफर्म करें कि वही चीज़ हमें डेटा, उसी चीज़ के बारे में डेटा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंफर्मेबिलिटी with audit showing the connections between data and the researchers interpretations। को हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब बाय द टाइम हाउ वुड वी गेट टू नो कि हमारा डेटा जो इकट्ठा हो रहा है वो राइट है या नहीं? इसमें ना बस एक्चुअली यही आपको याद होगा, मैं पिछली बार कहा था कि ये बड़ा चैलेंज होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में ना, कोई वो बांधना, स्पेसिफिक लिमिट बांधना कि ये चीज़ ऐसी होगी और ये चीज़ ऐसी होगी। और ये एक तरह से कह लें कि जहाँ ये इसकी लिमिटेशन है वो इसकी ब्यूटी भी है कि फिर आप पे भी कोई लिमिट नहीं बांध सकता, आप जैसे मर्जी कर लें। तो ऐसा एग्जैक्टली मेजरमेंट तो प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि मैंने एक एफर्ट की थी, कि मैं ऑडिट ट्रेल्स के थ्रू
मुख्तलिफ जगहों पे डेटा पॉइंट मुख्तलिफ जगहों पे ये बता सकूं कि देखें मेरा प्लान था इस जगह पे ये समझना कि ये लोग क्यों अपने घर के बाहर कचरा फेंकते हैं। तो मैंने रिसर्च के बीच में ब्रेक लगा के 5वें दिन ये प्रूव करने की अब कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे समझ आ गई है कि एक रीज़न ये है कि ये इनके इलाके में डस्टबिन मौजूद ही नहीं है। तो देखें मैंने देख लिया है कि कोई डस्टबिन भी नहीं है। मैं इस वजह से ये लोग बाहर फेंकते हैं। अब मैं आगे रिसर्च कर रहा हूँ सेकंड की तरफ। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑडिट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेजरेबल एक वैसे तो क्वालिटेटिव का मतलब ये है ना कि एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं रखना। तो और होना भी नहीं चाहिए। तो और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टूल मौजूद है कि हम इनमें से किसी भी चीज़ को डिटेल में मेजर कर सकें। और मेजर कर भी लिया तो क्वालिटेटिव की डेफिनेशन ही यही है कि शायद मैं आपकी डेफिनेशन से एग्री ना करूं। तो जब आपका कोई एग्जामिनर आपको कहता है कि वो आपकी डेफिनेशन से एग्री नहीं करा तो आप उसको कहें बिस्मिल्लाह सर, क्वालिटेटिव का तो मतलब ये बहुत अच्छा हो गया, बस आप एग्री नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। और फिर है कंफर्मेबिलिटी विद द ऑडिट शोइंग द, अच्छा इसकी हमने बात कर ली। क्रेडिबिलिटी, द यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ट्रायंगुलेशन, मेंबर चेक्स। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब अगेन वही है कि अपनी ड्यू डिलिजेंस करके अपनी ड्यू यानी जितना मैं कर सकता था मैंने डिटेल में देख लिया कि ट्रायंगुलेशन भी कर ली, डेटा के हिसाब से भी कर ली, थ्योरीज के हिसाब से भी कर ली, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कर ली। और रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको भी मैंने चेक कर लिया कि ये सारे के सारे वही लोग थे जिनके बारे में मैं डेटा इकट्ठा करना चाहता था। तो इस सेंस में आप क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और भी ये कोई वो नहीं है, यानी जिस तरह हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो कहते हैं ना जनरलाइजेबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रूव करनी है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये 4 या इसके अलावा भी कोई वर्ड यूज करके आप कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरी रिसर्च में ये वाली चीज़ मौजूद है और उसको मैं ऐसे लेके आया हूँ। अब कोई उसको क्वेश्चन कर सकता है, करे, अपनी रिसर्च में वैसे कर ले। आपने जो है ऐसे कर लिया था। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी समरी है, बातें वही हैं सारी की सारी है जो हमने ऑलरेडी कर ली है। मेन चीज़ ये है कि बहुत ही कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको सिक्काबंद तरीके से नहीं किया जा सकता। तो उस वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसके अंदर वैरायटी होती है। एक ही चीज़ को हो सकता है आप किसी और तरीके से रिसर्च करें, मैं किसी और तरीके से करूँ। इसी तरह डेटा गैदरिंग की भी कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जैसे एथनोग्राफी हो गई, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी हो गई, वगैरह वगैरह, ये हैं तो सारे के सारे जो है क्वालिटेटिव रिसर्च हम इसको कहते हैं। और इनके तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ जनरली कॉमन होती है कि ये इंडक्टिव अप्रोच होती है इसके अंदर। इंडक्टिव अप्रोच का मैंने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि एक प्रायोरी थ्योरी मौजूद नहीं है, यानी पहले से थ्योरी मौजूद नहीं है। हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उसके बेसिस पे थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। थ्योरी का मतलब क्या होता है? लिंक्स बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, तो इस चीज़ को थ्योरी कहते हैं। तो ये पहले से रिलेशनशिप मुझे नहीं पता थे, मैंने डेटा इकट्ठा किया और ये रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की। Methods of collecting qualitative data include so and so. अब डिसीजन ऑन वेदर टू अटेम्प्ट जनरलाइजेशन, यानी जनरलाइजेशन मैंने अपनी रिसर्च की प्रूव करनी भी है कि नहीं करनी, ये आपने खुद फैसला करना है। और अगर आप प्रूव करेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करेंगे वो तो बाय डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, देयर इज नो जनरलाइजेशन पॉसिबल, और ना ही मैं क्लेम कर रहा हूँ। क्वालिटेटिव अप्रोचेस टू अचीविंग रिगर इंक्लूड, यानी रिगर मुख्तलिफ तरीकों से प्रूव आप कर सकते हैं, बिल्डिंग ट्रस्टवर्दीनेस, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, जो हमने मुख्तलिफ पीछे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए। तो ये आज हमारा एक जनरल सा डिस्कशन थी। आगे मैं क्या करूँगा कि अगले सेशन हमारे रिलेटिवली छोटे होंगे, आज भी छोटा था, अगला भी इससे भी छोटे होंगे। उसकी वजह आपको समझ आ गई होगी कि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आप क्योंकि अब मैं आपके सामने
किसी एक टॉपिक पे बोलूंगा ना तो मैं अपना दिमाग आपको बताऊंगा ना, तो लेकिन वो क्वालिटेटिव की डेफिनेशन के खिलाफ है। क्वालिटेटिव की डेफिनेशन है कॉन्टेक्स्ट। तो मैं जो आपको चीज़ सिखा रहा हूँ वो बिल्ड हुई हुई है मेरी अपनी एक्सपीरियंस और मेरे अपने नॉलेज पे। आप जो काम करेंगे उस वक्त ये आपकी कोई ज़्यादा आपके लिए इसलिए यूज़फुल नहीं होगी कि आपका एक अपना एक्सपीरियंस है और एक अपनी नॉलेज है और एक अपना सवाल, वो एक ख़ास सवाल होगा जिसका आप जवाब दे रहे होंगे। तो मैं करूँगा क्या कि अगली क्लास से कि मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आप लोगों ने उसको पढ़ लेना है उस टॉपिक के बारे में, फिर हम जनरली उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं आई होप कि उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। इसकी इस क्वालिटेटिव रिसर्च की नेचर ही ऐसी है कि बेहतर यही होगा कि आप लोग अपने जहन में प्लान करें कि मैं आप स्पेशली अगर आप जिस तरह का आपके जहन में टॉपिक है ना आगे पीएचडी का, उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ पार्ट को या प्योरली क्वालिटेटिवली रिसर्च करें या कम से कम मिक्स मेथड से रिसर्च करें। क्योंकि कॉन्टेक्चुअल हैं चीज़ें, तो उसको अगर आप ज़बरदस्ती क्वांटिटेटिव की तरफ लेके जाएंगे तो कोई भी आपको छोटी छोटी चीज़ पे क्वेश्चन कर सकता है। ये जब कोई भी इन डेप्थ नॉलेज जहाँ पे भी लेनी होती है ना, तो वहाँ पे 100 तरीके होते हैं, आप एक तरीका फॉलो करते हैं। तो कोई भी एग्जामिनर उठ के कह सकता है कि फलाना क्यों नहीं किया, तो फलाना क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आप उसी चीज़ को एक क्वालिटेटिव एंगल से भी देख लें और उसको बताएं सर कि ये तो इसकी तो नेचर क्वालिटेटिव थी, मैंने क्वांटिटेटिव भी कर लिया ताकि ट्रायंगुलेशन कर सकूं, ताकि दोनों तरीकों से देख सकूं क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन मैंने तो हाईली कॉन्टेक्सचुअल नेचर की फिर रिसर्च की है, इतनी डिटेल में गई हूँ, इतनी डिटेल में गई हूँ, ये तरीका किया है। तरीके 100 और हो सकते हैं। वो क्वालिटेटिव का मतलब ही यही है कि 100 अवेलेबल तरीकों में से चूंकि प्रॉब्लम मेरे सामने था, कॉन्टेक्स्ट मेरा था, तो मैंने फैसला किया कि मैंने इस तरह से रिसर्च करनी है। तो इस सेंस में फिर ज़रूरी है कि आप लोग डिस्कशन करें अगले जो भी टॉपिक्स आते हैं उस पर, और इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना माइंड बिल्ड होगा। और मैं आपको कुछ स्टडीज़ भेजूंगा, क्वालिटेटिव स्टडीज़, जिसमें अगेन आपको सिर्फ ये समझ आएगी कि उस पर्टिकुलर बंदे ने पर्टिकुलर क्वेश्चन की पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिसर्च की। जवाब आपको फिर भी नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एनरिच करनी है अपने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ताकि आप अपने सवाल का सही जवाब निकाल सकें। तो थैंक यू जी, दैट इज इट। कोई सवाल है तो बताए, वरना क्लोज करते हैं। थैंक यू, मेरा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम।